हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन बचे थे 50 प्लस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो तब तक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर का जो पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो 50 प्लस क्वेश्चन हैं वो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। कोशिश की गई है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सारे जो टॉपिक हैं उनको टच करने की यहाँ पर कोशिश की गई है इन सभी क्वेश्चन में, 50 प्लस जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको जो है इसके बाद हम लेकर आएंगे। तब जो मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के कुछ चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी हो गई, मोटिवेशनल की थ्योरी हो गई, तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके भी जो MCQs हैं। अगर कोशिश करेंगे, देखिए ये वीडियो 30 मिनट के बाद अगर चला जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसके जो मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के जो MCQs हैं। अदरवाइज अगर नहीं तो इसी में इंक्लूड कर लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली जो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये 5 के 5 यहाँ पर लिखे हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर फोरकास्टिंग, गोल सेटिंग होती है ये, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ये प्लानिंग वगैरह की जाती है। और ये यहाँ पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मेंशन है, आप ध्यान रखिएगा। पारवेसिव टू ऑल लेवल, प्लानिंग जो है ऑल लेवल पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल, चाहे वो ऑपरेशन लेवल हो, क्योंकि प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है। और टॉप लेवल जहाँ पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है वो भी एक फ्यूचर के रिगार्डिंग अपनी प्लानिंग करता है, और ऑपरेशन लेवल भी अपना डे टू डे की प्लानिंग करता है। ठीक है। सेकेंड देखिए ऑर्गेनाइजिंग में जो मैन रिसोर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, मैन पावर हो गया, मटेरियल, मनी, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में रिक्रूटिंग होती है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह, ये चीज़ें जो हैं स्टाफिंग में होती हैं। डायरेक्टिंग में गाइडिंग होता है, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, ये चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग का देख लीजिए। कंट्रोलिंग में टेक करेक्टिव एक्शंस इफ परफॉर्मेंस इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्लान ऑब्जेक्टिव। आपने कोई प्लान किया है, अगर प्लान में किसी प्रकार का डेविएशन आ रहा है तो आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है, तो जो भी डेविएशन है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कंट्रोलिंग में। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में बताया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये जो है POSD CORB, ये लूथर, ये शायद यहाँ पर आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये किसी कमेंट किसी ने किया था, तो ये लूथर गुलिक के द्वारा ये दिया गया, ये शायद यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये पोस्ट डी कॉर्ब जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसका जो मतलब है समझ लीजिए। यहाँ P का मतलब क्या है, P का मतलब होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये हो गया POSD CORB, किसके द्वारा दिया गया, लूथर गुलिक के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्लानिंग देख लीजिए। प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्लानिंग के अंदर आते हैं। प्लानिंग की प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस मेंशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उसके बाद प्रेमाइसिस को डेवलप किया जाता है। थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन, और नेक्स्ट स्टेप होता है जो अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन उनको इवैल्यूएट किया जाता है, और सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे प्लान को, आप फॉलो अप करेंगे एक्शन को। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया किसी प्लानिंग का। आगे देखिए फीचर ऑफ मैनेजमेंट में, फीचर ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, परवेसिव होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटिव फोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, और ये आर्ट एंड साइंस बोथ होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पर यहाँ पर प्लानिंग फंक्शंस किए जाते हैं, पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। वहीं मिडिल लेवल जो है, मिडिल लेवल की बात करें तो ये एक लिंक प्रोवाइड करता है जो लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच। ठीक है, लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, इसके बीच लिंक का काम करता है मिडिल लेवल। लोअर लेवल जो पॉलिसी फार्मुलेट की जाती है, जो प्लानिंग यहाँ पर प्लान बनाया जाता है टॉप लेवल के द्वारा, उसका एग्जीक्यूशन है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है लोअर लेवल पर। एग्जीक्यूट द प्लान एंड पॉलिसीज। आगे देखिए, आगे क्लासिकल थॉट में साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप पढ़ेंगे, जो कि FW टेलर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बात की गई है रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस करने की बात की जाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। यहाँ पर ध्यान रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के द्वारा दिया गया था। साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग की बात की जाती है, कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स, और जो लेबर ऑफ मैनेजमेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट, ये सब चीज़ें हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं।
अब टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लीजिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। पहला तो है फंक्शन फॉरमैनशिप, इसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लान जो भी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं वो आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। उसी प्रकार प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो होता है वो रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, ये जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब चीज़ें आती हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, डिफरेंशियल वेज सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए आगे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसका तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हेनरी फेयोल इससे रिलेटेड है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इनसे रिलेटेड उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे जो काफ़ी फेमस है मैनेजमेंट में। जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो काफ़ी इसके लिए फेमस है, हेनरी फेयोल। तो ये 14 प्रिंसिपल हैं यहाँ पर दे रखे हैं, आप एक बार इनको एक मोटा मोटा दिमाग में आइडिया रखिएगा, एग्जाम में आ जाए तो उसको आप क्लिक कर सकें। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन एंड फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एन इंडिविजुअल शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, सिक्स्थ इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवंथ इज रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, एट्थ सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ स्केलर चेन और टेंथ होता है ऑर्डर और 11th इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मैनेजर्स should treat their subordinate in a kind manner, stability of personal initiative, spirit corpus, इसको टीम वर्क भी बोलते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। एक आइडिया आपको दिमाग में रखना है, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स का अपने दिमाग में। आगे देखिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैक्स वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेटिक दिया गया था। इसका फीचर की बात करेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये फीचर हो गए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब कुछ लिमिटेशंस हैं जो ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है जो मैक्स वेबर के द्वारा दी कि लिमिटेशंस है। यहाँ पर रेड टेपिज्म काफ़ी है और पेपर वर्क यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, एम्प्लॉय आर ट्रीट इज लाइक ए मशीन, तो एम्प्लॉय को यहाँ एक मशीन ट्रीट किया जाता है और डिपेंडेंसी रहती है रूल्स पर। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक में तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई। नोट में वेबर्स मॉडल विल बी परफॉर्म्ड इन दोज इंटरप्राइज हुज चेंज इज नॉट एंटिसिपेटेड, तो यहाँ पर वेबर मॉडल को जो है अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपेरिमेंट। बाय ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे डिसीजंस ऑफ मैनेजर्स आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स, और बाय एक्सपेरिमेंट में की बात करोगे तो यहाँ पर कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इनटू 6 फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज है उनको 6 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है हेनरी फेयोल के द्वारा। वो 6 फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। ये 6 फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ बताती हैं। ठीक है, ये हेनरी फेयोल के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कंपैरिजन कर लीजिए थोड़ा मोटा मोटा 1-2 पॉइंट में फेयोल और टेलर में। तो यहाँ पर देखिए जो फेयोल है, फेयोल की जो प्रिंसिपल हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं, और इनके जो हैं टेलर के ये जो हैं शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री के लिए होते हैं। ये इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, फेयोल के जो रूल्स हैं वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये और ये यहाँ टेलर की बात करेंगे तो ये सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर फोकस रखते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये बेसिक सा डिफरेंस आपको रखना है फेयोल और टेलर में। अगला देखिए बिहेवियरल थ्योरीज कुछ हैं मैनेजमेंट की, क्लासिकल हैं, बिहेवियरल हैं। क्लासिकल में जहाँ पर हाई प्रोडक्शन की और एफिशिएंसी की बात की जाती है, वहीं पर बिहेवियरल जो थ्योरी होती हैं वो एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर हैथॉर्नी स्टडीज देख लीजिए, एल्टन मेयो के द्वारा दी गई थी हैथॉर्नी स्टडी, ध्यान रखना है। और एल्टन मेयो की बात हुई है तो ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी, एल्टन मेयो। यहाँ पर देख लीजिए जो हैथॉर्नी स्टडीज से ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, रेडी असेंबली टेस्ट रूम, मास इंटरव्यूइंग, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा है, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो ये कुछ पॉइंट हैं हैथॉर्नी स्ट्रेटजी से। और आगे देखिए क्या रखा है, सोशल फैक्टर्स में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सिस्टम माना गया है। इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, बैलेंस अप्रोच, ये सब चीज़ें हैं हैथॉर्नी स्ट्रेटजी में।
स्टडीज़ में। अगला देखिए सिस्टम अप्रोच पढ़ लीजिए, ये किसके द्वारा दी गई है, बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी। सिस्टम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है होल ऑर्गेनाइजेशन को एज सिस्टम यहाँ पर माना गया है, और इसके कुछ सब सिस्टम बताए गए हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस एटसेट्रा, ये सब सिस्टम का काम करते हैं सिस्टम अप्रोच में। ओपन सिस्टम की बात की गई है, यहाँ पर सिनर्जी की बात की गई है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अगला देखिए कुछ फीचर हैं यहाँ पर। फीचर कौन सा, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट होते हैं, बाउंड्री होती है, इंटर आउटपुट प्रोसेस होता है, ओपन सिस्टम है, मल्टी डिसिप्लिनरी और प्रोबेबिलिस्टिक, ये कुछ फीचर हैं। अगला देखिए कंटिजेंसी अप्रोच में, देखिए इनको सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं, कंटिजेंसी अप्रोच को सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पर दो थ्योरी आपको पढ़नी होती है, फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी एंड सेकेंडरी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो कि हर्से और ब्लंचार्ड के द्वारा दी गई थी। कंटिजेंसी में बात की गई मैनेजर शुड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पर बात की गई मैनेजर जो सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेगा, ना कि प्री डिसाइडेड किसी जो है डिसीजन पर यहाँ पर फोकस नहीं करेगा। जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग जो इफेक्टिव डिसीजन होगा वो यहाँ पर लिया जाएगा। ये सब बातें की गई हैं सिचुएशनल अप्रोच में, कंटिजेंसी अप्रोच में। फीचर की बात करोगे बेस्ड ऑन सिचुएशन होता है, बिल्कुल, प्रोवाइड सॉल्यूशन, इंटर रिलेशनशिप। आगे देखिए, आगे सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी। फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी बताती है कि नो बेस्ट वे ऑफ लीडरशिप स्टाइल विच बेस्ट सूट्स इन एवरी सिचुएशन। यहाँ पर बताया गया कि लीडरशिप का ऐसा कोई बेस्ट वे, लीडरशिप ऐसा कोई स्टाइल नहीं है जो हर सिचुएशन में बेस्ट सूट हो। ठीक है, 3 एलिमेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशंस एंड पोजिशनिंग पावर। टास्क स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैनेजर्स आर एबल टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टास्क। अगला देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द above 3 elements देयर कैन बी 2 सिचुएशनल थ्योरी। अब इन्हीं पर 2 सिचुएशनल थ्योरी होती हैं, एक होता है रिलेशन ओरिएंटेड स्टाइल, एक होता है टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। अब अगला देख लीजिए जो हर्से ब्लंचार्ड के द्वारा दी गई थी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, उसमें देख लीजिए, उसमें आपको ये स्टाइल ध्यान रखने होते हैं, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल। यहाँ पर स्टाइल ऑफ लीडरशिप में यही आते हैं 4 टाइप के स्टाइल। मैच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोअर्स की बात की गई है, यहाँ पर ये चीज़ें याद ध्यान रखना। M1 M2 M3 का मतलब क्या होता है, M1 का यहाँ पर मतलब होता है इनकम्पिटेंट एंड अनविलिंग, M2 का मतलब होता है इनकम्पिटेंट एंड विलिंग, और M3 का मतलब होता है कम्पिटेंट एंड नॉट श्योर, और M4 होता है कम्पिटेंट एंड विलिंग। तो ये आपको यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देना है। विलियम जो थ्योरी जेड को काफ़ी बार हम लोग देख चुके हैं, फिर भी अब लास्ट टाइम है तो एक बार और इसको देख लेते हैं। विलियम आउची के द्वारा दी गई थ्योरी जेड, और ये जो है जापानी और अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल है उनका एक कंबाइंड रूप है थ्योरी जेड। ठीक है, यहाँ पर हाई एम्प्लॉय मोरल की बात की जाती है, ग्रेटर एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, लोअर रेट्स ऑफ एब्सेंटीज्म होता है, एंड टर्नओवर होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स यहाँ पर मिलता है। एजम्पशंस कुछ होती हैं यहाँ पर थ्योरी जेड से रिलेटेड। पहली एजम्पशंस है एम्प्लॉय वांट टू बिल्ड कोऑपरेटिव एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड एजम्पशन है एम्प्लॉय एक्सपेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट दैम। थर्ड है एम्प्लॉय प्रेफर सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं थ्योरी जेड की। फीचर देख लीजिए थ्योरी जेड के, म्यूचुअल ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन, मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ। चलिए आगे देखिए, एमबीओ के बारे में काफ़ी बार आप देख चुके हैं। एमबीओ का कुछ नहीं, ये फीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब सीधा सा है, और जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर देना, मतलब इंडिविजुअली ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया जाता है उस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। देखिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को डिविजनल ऑब्जेक्टिव में, डिविजनल ऑब्जेक्टिव को डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में। जब इंडिविजुअली अपना अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं एमबीओ में। यहाँ पर बात की एन एमबीओ गोल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मार्ट। तो स्मार्ट का यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होता है स्मार्ट का मतलब। करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, गोल ओरिएंटेशन होता है, जॉइंट गोल सेटिंग होती है, सिस्टम अप्रोच है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सिंप्लिसिटी एंड डायनामिज्म। ये करेक्टरिस्टिक हो गए एमबीओ के। प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं। अब चलिए हम मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन की कुछ थ्योरी हैं, 7-8 थ्योरीज हैं यहाँ पर मोटिवेशन की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन का डिफिनीशन देख लीजिए। वैसे डिफिनीशन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी इंटू डायरेक्शन इंटू परसिस्टेंट ऑफ इफर्ट्स। इंटेंसिटी की जहाँ पर बात की जाएगी तो इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ स्ट्रांगली बी पुट एफर्ट्स टू अचीव गोल।
डायरेक्शन की बात की जाए कि तो शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन विच इज़ बेनिफिशियल। और परसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स की बात करेंगे तो हाउ लॉन्ग एन इंडिविजुअल कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू अचीव हिज गोल। तो इसका मतलब हो गया मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मोटिवेशन की सबसे पहले कंटेंट थ्योरी देख लेते हैं। कंटेंट थ्योरी का मतलब होता है वो बेसिक नीड्स वो कौन कौन सी हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी वो बेसिक नीड्स हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, ये कंटेंट थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो कंटेंट थ्योरी में 4 थ्योरी होती है, मैस्लो की नीड हायरार्की, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर, अल्वर की ईआरजी और मैकक्लेलैंड की नीड। तो सबसे पहले मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देख लेती हैं। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में 5 टाइप की नीड्स की यहाँ पर बात की जाती है। सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। कोई भी एम्प्लॉय सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को अचीव करना चाहता है, इनको बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। रोटी कपड़ा मकान है जैसे आप लोग नॉर्मली बोल देते हैं, तो वो बेसिक नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। सेकंड होता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड होता है सोशल नीड्स, एंड फोर्थ इज सेल्फ स्टीम, एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 टाइप्स की नीड्स होती हैं मैस्लो की नीड हायरार्की में। चलिए आगे देखिए हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन डिड यू फील गुड अबाउट योर जॉब एंड व्हेन डिड यू फील बैड अबाउट योर जॉब। तो हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में जहाँ पर 10 फैक्टर्स को आप लोग पढ़ते हैं और मोटिवेशन फैक्टर में जहाँ पर 6 फैक्टर को आप लोग पढ़ते हैं। तो हाइजीन फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में उनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में। तो जो 10 हाइजीन फैक्टर हैं वो आप देख लीजिए। पहला है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज सुपरविजन, एंड थर्ड इज इंटरपर्सनल रिलेशंस विद पीयर्स, एंड फोर्थ इज इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सबॉर्डिनेट्स, fifth is interpersonal relations with supervisor, and sixth is salary, seventh is job security, eighth is status, ninth is personal life, and tenth is वर्किंग कंडीशंस। ये 10 होते हैं हाइजीन फैक्टर। अब आगे देखिए मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर को एक ट्रिक आप बना लीजिए, पहला पहला वर्ड सभी का आप उठा लीजिए तो आपका एक ट्रिक बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। तो अगर आप मोटिवेशन फैक्टर आपको याद होंगे तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएंगे। तो मोटिवेशन फैक्टर यही होते हैं, ग्रोथ, अचीवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इट सेल्फ, एडवांसमेंट एंड रिकग्निशन। ये होते हैं मोटिवेशन फैक्टर हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में। तो यहाँ पर नोट पढ़ लीजिए क्या होता है। हाइजीन फैक्टर आर मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। डू नॉट मोटिवेट पीपल, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो एम्प्लॉय हो, जो पीपल है, उनको मोटिवेट करने में इनका कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, दे जस्ट प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को सिर्फ प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं। अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी देख लीजिए। तो ये कुछ नहीं है, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपने पढ़ी है, तो उसी का एक रिवाइज्ड वर्जन है। ठीक है, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी तो यहाँ पर दे रखा है, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की एज ही कंडेंसेड द 5 नीड्स गिवन बाय मैस्लो इनटू 3। जो 5 नीड्स थ्योरी दी गई थी मैस्लो की, उसी को इन्होंने 3 जो है नीड्स में डिवाइड कर दिया है अल्डरफर ने। पहला है ई आर जी, ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस, और जी फॉर ग्रोथ। अब देख लीजिए, ई फॉर एग्जिस्टेंस, जो मैस्लो की जो 2 बेसिक नीड्स थी, पहली कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल, और सेकेंड थी सेफ्टी नीड्स। तो इन दोनों नीड्स को अल्डरफर ने ई नाम दे दिया, एग्जिस्टेंस नाम दे दिया। उसी प्रकार रिलेटेडनेस आर की बात करेंगे तो जो मैस्लो की यहाँ पर जो सोशल नीड और सेल्फ स्टीम नीड्स थी ना, उसी को यहाँ उन्होंने आर नाम दे दिया, रिलेटेडनेस बोल दिया। और जी की बात करेंगे ग्रोथ, जो मैस्लो की लास्ट नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसी को अल्डरफर ने बोल दिया ग्रोथ। तो ये आपको ध्यान रखना, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी कुछ नहीं है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का जो है एक रिवाइज्ड वर्जन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी में सिर्फ 3 पॉइंट है। नीड फॉर अचीवमेंट, यहाँ पर रिस्क टेकर होते हैं, सेट गोल्स, हार्ड वर्क होते हैं। नीड फॉर पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल और प्रेस्टीज, और नीड फॉर एफिलिएशन में कोऑपरेटिव फ्रेंडशिप। तो ये 3 प्रकार की नीड्स होती है मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी में, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। अगला देखिए प्रोसेस थ्योरी में बात करेंगे तो 4 थ्योरी होती है प्रोसेस थ्योरी मोटिवेशन में, ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम की इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। तो सबसे पहले ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देख लेते हैं। विक्टर एच ब्रूम के द्वारा इसको डिराइव किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला बताया मोटिवेशन या फोर्स का, वैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी। वैलेंसी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम और रिवार्ड, इसको बोलते हैं वैलेंसी। एक्सपेक्टेंसी का बात करेंगे तो एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लीड टू डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटलिटी की बात करेंगे तो ये रिलेशनशिप बताता है परफॉर्मेंस और रिवार्ड में। ठीक है, तो ये बेसिक से 3 टर्म आपको ध्यान रखने हैं, बैलेंसी, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी, और इनका मतलब क्या होता है। एडम्स की इक्विटी थ्योरी में ये एडम के द्वारा दी गई है, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल्स आउटकम
अपॉन इनपुट इज इक्वल टू होता है अदर्स आउटकम अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगला देखिए परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल जो है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पोर्टर एंड लॉयर के द्वारा दिया गया है, बस इतना बहुत है। गोल सेटिंग थ्योरी एडमंड लोकी के द्वारा दी गई है। यहाँ पर गोल कमिटमेंट सेल्फ इफिकेसी एंड टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है गोल सेटिंग थ्योरी में। अब लीडरशिप थ्योरी की बात करो तो इसमें देख लीजिए, लीडरशिप इज ए एबिलिटी टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। तो लीडरशिप में ये थ्योरी आपको पढ़नी होती है, ट्रेडिशनल, बिहेवियरल, सिचुएशनल एंड न्यू थ्योरी। ट्रेडिशनल में दो आती हैं, एक तो ग्रेट मैन की थ्योरी है, एक ट्रेड थ्योरी है। तो सबसे पहले इन्हीं को हम देख लेते हैं। तो ट्रेड थ्योरी की बात करोगे तो यहाँ इनका कहना है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इनका सीधा सा कहना है कि लीडर्स जो हैं जन्म लेते हैं, उनको आप बना नहीं सकते हैं। और यही ग्रेट मैन थ्योरी का भी कहना है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ठीक है, तो ये भी ग्रेट मैन ने कहा है। ग्रेट मैन के अनुसार बोला है क्वालिटीज़ कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग। इन्होंने कहा है कि जो क्वालिटीज़ हैं वो फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा एक्वायर नहीं की जा सकती हैं, वो आपकी जन्मजात होती हैं, वो आपके जन्म के साथ आती हैं। सीधा सा गलत है। ठीक है, ये ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। तो इसी बेस पर यहाँ पर दे रखा है, दिस थ्योरी हैज़ ओनली एकेडमिक इंपॉर्टेंस नॉट प्रैक्टिकल रिलीवेंस। सीधी सी बात है, ग्रेट मैन थ्योरी का कोई भी प्रैक्टिकल आप रिलीवेंस नहीं है, सिर्फ एकेडमिक इसका आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है लीडर सिर्फ बोर्न होते हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल कोई रिलीवेंस नहीं है ग्रेट मैन का। बिहेवियरल थ्योरी में देख लीजिए, एम्फेसाइजेस दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव रोल बिहेवियर। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन। ये तो कुछ है नहीं, फिर जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। मैनेजियल ग्रिड देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड मॉर्टन के द्वारा जो मैनेजियल ग्रिड दिया गया था वो इंपॉर्टेंट है। ये 2 डायमेंशन पर बेस्ड होता है, एक तो कंसर्न फॉर पीपल एंड सेकेंड इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड मॉर्टन का जो मैनेजियल ग्रिड है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यही हैं, 1,1 9,1। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1,1 होता है इम्पोवरिस्ड लीडर, इसको ये जो है इंडिफरेंट और इनफेक्टिव होते हैं। 9:1 होता है टास्क ओरिएंटेड, ये ऑटोक्रेटिक होते हैं, स्ट्रिक्ट वर्क रूल्स होते हैं। 5:5 होता है ये मिडल ऑफ रोड, इनको बोला जाता है। तो पूछ दिया जाता है मिडल ऑफ रोड किसको बोला जाता है। 5,5 जो होते हैं वो होते हैं मिडल ऑफ रोड। ये क्या होता है, मीडियोकर होते हैं, परफॉर्मेंस और हाईली डिप्लोमेटिक होते हैं। 1:9 1,9 होता है कंट्री क्लब, इनको बोला जाता है। तो कंट्री क्लब किनको बोला जाता है, 1,9। ये 2 फ्रेंडली होते हैं, लॉक ऑफ डायरेक्ट एंड कंट्रोल होता है। 9,9 ये टीम मैनेजमेंट के होते हैं, इनको रेयर स्पेसीज वो बोला जाता है। 9,9 मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होता है यही। तो ठीक है, इसको रेयर स्पेसीज भी बोला जाता है। अगला देखिए लिकर्ट का जो 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है उसको भी देखिए। रेंसिस लिकर्ट के द्वारा ये दिया गया था, कुछ नहीं है, 4 पॉइंट हैं, देख लीजिए। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, ये एक्सट्रीमली हायरार्किकल होते हैं। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर अपर लेवल होते हैं। ये कंसल्टेटिव, ये ग्रेट ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट में रखते हैं। और थर्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये 4 पॉइंट होते हैं लिकर्ट का, जो रेंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया था 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव लीडर। चलिए आगे देखिए सिचुएशनल थ्योरी जॉब और कंटिजेंसी थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी कंटिजेंसी थ्योरी की देख लीजिए, फोकस ऑन सिचुएशनल इन्फ्लुएंस ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस। फेडरल की कंटिजेंसी थ्योरी यहाँ पर ये फ्रेड फ्लेडर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत हम बना के आपको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि इसका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो है थ्योरी है वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए।